नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम क्लासिकल थ्योरी प्रतिष्ठित सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने पहले से के बाजार नियम पर चर्चा की। से के बाजार नियम जिसे हम क्लासिकल मॉडल का बेस या आधार मानते हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की कि से क्या कहता है और उससे क्या शामिल किया है क्लासिकल। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखिए। साथ ही हमने क्लासिकल थ्योरी का पार्ट फर्स्ट बनाया। उस पार्ट फर्स्ट में हमने इस बात की चर्चा की है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन कौन है, कौन कौन इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ हमने उनसे जुड़ी हुई उनकी अजम्पशन जो मान्यताएं हैं उन पर भी चर्चा की है और मुख्य रूप से उन बातों पर चर्चा की है कि आखिरकार क्लासिकल मॉडल क्या कहना चाह रहा है। और उसमें एक विशेष रूप से बात निकल कर आई कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है वो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार को लेकर बात करते हैं और पूर्ण रोजगार को एक सामान्य अवस्था बताते हैं। और आगे जाकर जब हम किन्स को पढ़ेंगे तो किन्स महोदय ने इसी की आलोचना की है कि पूर्ण रोजगार तो इसकी स्थिति होती नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अल्प बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। तो आगे जाकर हम किन्स पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लासिकल मॉडल को डायग्रामेटिक तरीके से और मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत सी शानदार जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत रहने वाली है और किस प्रकार से यूजीसी नेट व अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं अर्थशास्त्र को लेकर केवीएस एनवीएस जो भी हैं, तो उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको संकलित करते हुए हम विस्तृत जानकारी इसके अंदर पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया वो आवश्यक रूप से कीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। तो चलते हैं उत्पादन व रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉय। चलते हैं साथियों क्लासिकल मॉडल पर। क्लासिकल मॉडल को हम डायग्रामेटिक और मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे। कुछ इसके अंदर हम डायग्राम देखेंगे पहले वन बाई वन, जिनको आगे जाकर एक साथ लेकर हम क्लासिकल मॉडल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, एक इक्वेशन है, उसको आप देखिएगा, उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। साथियों आपने माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है जिसका संबंध अल्पकाल से होता है, उसमें हमने इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा था। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल में भी देखा था। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वहाँ जाकर इसको विस्तृत रूप से देख सकते हो। तो क्लासिकल मॉडल जहाँ हम देखेंगे वाई उत्पादन है और वाई जो है एल और के यानी लेबर और कैपिटल का फलन है ना, यानी उत्पादन जो निर्भर करेगा लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होने पर वाई में चेंजिंग होगी। जहाँ आपको पता है के पूंजी कैपिटल को दर्शा रहा है, एल लेबर को दर्शा रहा है। और चूंकि अल्पकाल में जैसा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में भी हम लेते हैं, तो वहाँ जब के को हम कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, तो लेबर को चेंज करके तो इस प्रकार जो हमारा फलन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा वाई फलन एन, यानी यहाँ उत्पादन है वो रोजगार का फलन होता है। तो ये एक प्रकार से अगर अल्पकाल को देखेंगे तो एन यानी जो रोजगार है, जो श्रम है, जो लेबर है, उसमें चेंज करने के कारण वाई में जो परिवर्तन होता है, इसका डायग्राम आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये आपको डायग्राम ध्यान में ही है। माइक्रो के अंतर्गत भी हम ये देखते हैं, यहाँ जो वाई फलन एन को दर्शा रहा है, किस प्रकार एन में परिवर्तन होने के बाद एक बिंदु ऐसा आता है उसके बाद वाई में गिरावट यानी उत्पादन में क्या होने लग जाती है, गिरावट देखने को मिलती है। जहां आपने देखा होगा जहां सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहां टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, अधिकतम होता है। उसके बाद अगर और हम लेबर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो नेगेटिव हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक उत्पादन फलन है। इस समीकरण को ध्यान में रखना, इस डायग्राम को ध्यान में रखना, आगे जाकर इसको हम उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि श्रम की मांग को लेकर डिमांड ऑफ लेबर ये किस प्रकार से है। चूंकि आपने देखा होगा वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो के अंदर, और साथ ही साथ आपने आयलर जिसको यूलर पर में भी कहते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया। उसमें आपने ये देखा होगा कि एक फर्म है वो लाभ अधिकतम करने के लिए लेबर को कब तक नियोजित करती है, जब तक कि उसका जो सीमांत उत्पादन है इनटू कीमत वो उसकी किसके बराबर उसको मजदूरी दी जाती है। या यहाँ आप पी इंटू एम पी एल बराबर डब्लू, यानी यहाँ जो एम पी एल है यानी उस लेबर के द्वारा कितना सीमांत उत्पादन किया जा रहा है उसको प्राइस से मल्टीपल करके कितना उसने काम किया है उसके बराबर उसको मजदूरी दी जाती है। ये जैसे यूलर पर में भी हमने देखा है और हमने वितरण के सिद्धांत में इसको देखा है।
यहाँ हमने ये क्या किया है कि दोनों पक्षों को हम p से डिवाइड कर रहे हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को भी p से डिवाइड करें और राइट हैंड साइड को भी p से डिवाइड करें, तो यहाँ जो है लेफ्ट वाले में तो p से p कैंसिल हो जाएगा, लेकिन राइट में क्या हो जाएगा, w/p हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से ये इक्वेशन निकलेगी MPL बराबर w/p। कहने का तात्पर्य श्रम की मांग है वो सीमांत उत्पादकता पर निर्भर कर रही है। यानी एक फर्म है, एक उत्पादक है, वो उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर उसको लेबर को लगाता है। और यहाँ इसको किसके बराबर लिए, वास्तविक मजदूरी। W/P क्या है, रियल वेजेज है। W क्या हो गई, मौद्रिक मजदूरी। P कीमत स्तर है, लेकिन W/P क्या हो गया आपका, वास्तविक मजदूरी है। ये थोड़ा सा फर्क आप समझिएगा। जैसे W पहले मान लीजिएगा W कितना है, W को हम देखें कि W 1000 है और कीमत स्तर मान लीजिए 4 है, तो W/P, ये W तो क्या हो गया आपकी मौद्रिक मजदूरी, P क्या हो गया कीमत स्तर, तो रियल वेजेज क्या हो जाएगी W/P। तो 1000 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारी वेजेज वास्तविक उसकी क्रय शक्ति को ये दर्शाएगा। अगर अब ये देखिए कि मौद्रिक मजदूरी है वो अगर मान लीजिएगा 2000 हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो लेबर ये समझ रहे हैं कि वास्तु हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ गई है, 2000 हो गई है, लेकिन साथ ही साथ कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। मान लीजिए कीमत स्तर बढ़ के 8 हो गया, तो इसका मतलब वास्तविक मजदूरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार यहाँ हमने ये देखा कि जो यहाँ जो MPL है वो श्रम की सीमांत उत्पादकता को दर्शाता है, W मौद्रिक मजदूरी है, P मूल्य स्तर को दर्शाता है, W/P की मैंने बात की वास्तविक मजदूरी को दर्शाता है। अर्थात जो श्रम की मांग है वो सीमांत उत्पादकता वक्र, जो मांग वक्र बनेगा वो सीमांत उत्पादकता, यानी वो किसका फलन है, W/P का, वास्तविक मजदूरी का। यहाँ हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, तो ये देखिएगा, ये इस प्रकार से जो नेगेटिव स्लोप का है जो मांग वक्र, ये DAN है वो सीमांत उत्पादकता को भी दर्शाता है। और जहाँ सीमांत उत्पादकता और वास्तविक मजदूरी क्या है, बराबर है। यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर वास्तविक मजदूरी में गिरावट होगी तो क्या होगा, जो रोजगार है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। नेगेटिव रिलेशन है ना, तो ये श्रम की मांग को लेकर है। तो ये श्रम का मांग वक्र भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमने एक उत्पादन वक्र की बात कर ली, एक श्रम के मांग वक्र की बात कर ली। अब हम बात करते हैं श्रम की पूर्ति वक्र की। तो श्रम की पूर्ति वक्र जो क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार ये भी जो वास्तविक मजदूरी है उसका ही फलन लिया गया है। ये भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करता है, परंतु ये पॉजिटिव स्लोप का होगा, क्योंकि यहाँ अवकलन के रूप में W/P से अवकलन कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये धनात्मक ढाल का होगा, यानी वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तो श्रम की जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी, है ना। सामान्य स्तर पर भी आप ये देखोगे तो वास्तव में ये होता है कि अगर मजदूरी बढ़ती है तो क्या होती है, काम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति वक्र ये ऊपर, तो इस प्रकार का ये आपका श्रम का पूर्ति वक्र है जो धनात्मक ढाल को दर्शा रहा है। यानी ये भी W/P के साथ रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन कैसा है, धनात्मक रिलेशन है। जबकि हमने श्रम के मांग वक्र की बात की वो नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है यहाँ तक। अब यहाँ इनका श्रम बाजार का संतुलन कहाँ होगा, जैसे वस्तु बाजार के इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यहाँ वास्तविक मजदूरी और रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है और यही पूर्ण रोजगार का स्तर होता है। आगे अभी तक हमने 3 डायग्राम पर चर्चा कर ली है, उत्पादन फलन पर, श्रम के मांग वक्र पर, श्रम के पूर्ति वक्र पर। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका, है ना। तो श्रम का मांग वक्र आ गया, ये आ गया ई पॉइंट पर जहाँ W/P और N का निर्धारण हो रहा है। तो किसी प्रकार की यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलकर हम बात करें इसमें, अब हम मुद्रा बाजार की बात करते हैं। मुद्रा बाजार के अंदर हम ये देखें कि जैसा कि आपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को देखा है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार उसका मूल समीकरण क्या होगा, MV बराबर PT। MV जैसा कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में आपने देखा है, MV में यहाँ हम देखें कि क्या है ये, तो M तो है मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा यानी मनी सप्लाई को दर्शाता है। उसके V यहाँ मुद्रा के परिभ्रमण वेग को, सर्कुलेशन जो है उसको दर्शाता है। V यानी वो मुद्रा है वो कितनी हाथों से गुजरती है वो उसको दर्शा रहा है, जैसा कि आपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में देखा होगा। तो V को यहाँ कांस्टेंट लिया है क्लासिकल मॉडल के अनुसार, और P आपको पता ही है मूल्य स्तर को दर्शाता है, प्राइस लेवल को दर्शाता है, और T आपके जो टोटल कुल लेन देन है, टोटल ट्रांजैक्शन है, उनको दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या निकल कर आई, MV बराबर PT। परंतु यहाँ देखिएगा MV बराबर PT को यहाँ क्लासिकल के अंतर्गत हमने ये देखा कि MV बराबर PY लिखा गया है, तो T की जगह Y लिखा गया। क्यों लिखा गया है उसको आप देखिएगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था को पूर्णतः एकीकृत फुल्ली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी माना जाता है तब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण को MV बराबर PY लिख देते हैं। अब
यानी टी के स्थान पर क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। इसका मतलब है कि यहाँ क्लासिकल के अनुसार जो भी वस्तुएं हैं वो अंतिम वस्तु का निर्माण किया जाता है, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ टी के स्थान पर क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ वाई लिखा गया है। वाई आपको पता ही है कि किसको दर्शाता है, उत्पादन के स्तर को दर्शा रहा है, जो राष्ट्रीय आय को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार एक समीकरण यहाँ निकल कर आया है, एम वी बराबर पी वाई। ध्यान में रखिएगा, v को कांस्टेंट लिया है, p को भी, कीमत स्तर भी कांस्टेंट होता है, लेकिन किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते हैं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने उत्पादन फलन है, श्रम की मांग वक्र को दर्शाया है, श्रम का पूर्ति वक्र देखा है, उनके इक्विलिब्रियम को देखा है और मुद्रा बाजार को भी यहाँ देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार संक्षेप में हम निष्कर्ष रूप में ये देखें कि एम वी बराबर पी टी को एम वी बराबर पी वाई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्लासिकल मॉडल में टी बराबर वाई माना जाता है। और इसका मैंने कारण बता दिया आपको कि यहाँ क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो अंतिम वस्तु के रूप में निर्माण की जाती है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव केवल मूल्य स्तर पर पड़ता है, उत्पादन व रोजगार पर नहीं पड़ता। ये खास बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसकी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से करेंगे, डायग्रामेटिक रूप से करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि मुद्रा में अगर परिवर्तन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो जो वास्तविक चर है जैसे उत्पादन है, रोजगार है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल मूल्य स्तर में परिवर्तन मिलेगा। और इस प्रकार से ये इनका एक डायग्राम है, इस प्रकार से है ना, आयताकार अति प्रबल शकल का ये एक एम वी वक्र आपको दिखाया गया है। यानी यहाँ एक तरफ वाई है और एक तरफ पी है, कीमत स्तर लिया गया है और वाई लिया गया है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है। तो क्लासिकल मॉडल में हम बात करते हैं बचत और निवेश की विधियों के बारे में क्या बताया गया है। चूँकि हमें पता है और क्लासिकल मॉडल में ये कहा गया है कि आय का कुछ भाग तो वो कर लिया जाता है और शेष क्या कर लिया जाता है, बचत कर ली जाती है, यानी कंजप्शन कर ली जाती है, फिर सेविंग कर ली जाती है। यहाँ जो बचत है उसको ब्याज की दर का फलन के रूप में बताया गया है। यहाँ आप देख रहे हो जैसा कि एस फलन आर, यानी जो बचत है वो आर पर यानी ब्याज की दर पर निर्भर करती है और वो उसके साथ उसका रिलेशन है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। यहाँ अवकल रूप में आप देख रहे हो कि डी एस अपॉन डी आर, ये जो पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यानी यहाँ ब्याज दर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बचत बढ़ेगी और ब्याज दर घटने पर बचत घटेगी, क्योंकि अधिक ब्याज मिलने पर लोग उपभोग कम करके बचत बढ़ाते हैं। इस प्रकार जो क्लासिकल मॉडल है उसमें जो बचत है उसको ब्याज की दर का फलन मानना है और धनात्मक इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो। अब हम निवेश की बात करें तो निवेश को भी क्लासिकल ने ब्याज की दर का फलन माना है और ब्याज की दर के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है। यानी यहाँ आप देख रहे हो कि जो आई है वो फलन आर का है, लेकिन यहाँ डी आई अपॉन डी आर है वो लेस देन जीरो है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ऋणात्मक है। यानी ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश घटेगा और अगर ब्याज दर घटेगी तो निवेश बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन को दर्शाया है। ठीक है, इस प्रकार बचत और निवेश के इक्विलिब्रियम के माध्यम से आप देखोगे कि बचत और निवेश जहाँ एक दूसरे के बराबर हो वहाँ ब्याज की दर का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार ये क्लासिकल मॉडल में आप ये डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हो कि ये आई वक्र है और ये एस वक्र है, इन्वेस्टमेंट वक्र है, सेविंग वक्र है और किस प्रकार। तो अब तक हमने उत्पादन फलन का वक्र देखा और श्रम का मांग वक्र, श्रम का पूर्ति वक्र और मुद्रा को लेकर बात की जो, और साथ ही साथ हमने बचत और निवेश वक्र को बात की है। अब हम क्लास तक हमने जितने भी डायग्राम को लिए हैं उन सभी को शामिल करते हुए अब हम क्लासिकल मॉडल पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में हम बात करें तो हमने अब तक ये देखा कि ये श्रम का मांग वक्र, ये श्रम का पूर्ति वक्र ये हमने बनाया था और ये एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं जहाँ रोजगार N1 का निर्धारण हो रहा है और ये वास्तविक मजदूरी है। फिर ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे तो इस रोजगार के आधार पर, क्योंकि हमने ये देखा कि उत्पादन फलन है, उत्पादन है वो किसका फलन है, रोजगार का फलन है, तो इसके आधार पर ये उत्पादन का निर्धारण हो रहा है। और इधर हम देखें ये एम वी वक्र जो श्रम जो मुद्रा की पूर्ति वक्र को दर्शा रहा है और इसके आधार पर ये कीमत स्तर का निर्धारण किया जा रहा है। और ये डब्ल्यू अपॉन पी वास्तविक मजदूरी का वक्र है और इस जो कीमत स्तर के आधार पर ये मौद्रिक मजदूरी निर्धारित हो रही है। और वास्तविक मजदूरी क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन पी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि किस प्रकार रोजगार का निर्धारण हुआ, वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हुआ, फिर यहाँ उत्पादन का, फिर कीमत स्तर का, और यहाँ आप देखो कि मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर है। तो अब हम यहाँ इस प्रकार की चर्चा करेंगे कि अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, श्रम की मांग में परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति में परिवर्तन होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, उसके बाद हम गणितीय विधि के माध्यम से भी इसको समझेंगे। चलते हैं आगे, हम बात करें
यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा में पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमने अब तक इस डायग्राम को देखा है। ये प्रारंभिक हमने इक्विलिब्रियम की बात की कि किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण हुआ, वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हुआ, उत्पादन का निर्धारण हुआ, कीमत का और मौद्रिक मजदूरी का। तो यहाँ श्रम जो ये पहला वाला है जो जहाँ श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र दिखा रखा है, फिर उसके आधार पर रोजगार और वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हुआ, जो रोजगार के आधार पर उत्पादन का निर्धारण हुआ, फिर कीमत स्तर का। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव है। चूँकि हमने पूर्व की वीडियो में इस बात की भी चर्चा की कि जो क्लासिकल है वो ये मानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर जो रोजगार है या उत्पादन है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वास्तविक मजदूरी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ अब इस डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि मुद्रा को तटस्थ माना है, न्यूट्रल माना है क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये आप देखिए कि एमवी के ऊपर ये जो ग्रीन सी लाइन दिखाई दे रही है, यानी मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पूर्ति में वृद्धि होने पर एमवी वक्र कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया है। ठीक है। अब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से आप देखोगे कि इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, न तो श्रम का मांग वक्र में कोई परिवर्तन हुआ है, न पूर्ति में हुआ, न ये उत्पादन फलन वाला, यानी यहाँ एन भी उतना ही है, वास्तविक मजदूरी भी उतनी है, उत्पादन भी उतना ही है। लेकिन केवल आप यहाँ देखोगे कि यहाँ आप डायग्राम में देखो कि यहाँ हम देखें इसमें कि ये तो इतना का इतना ही है, लेकिन कीमत स्तर में क्या हुई है, कीमत स्तर बढ़ गया है, और कीमत स्तर के साथ साथ यहाँ मौद्रिक मजदूरी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये वास्तविक मजदूरी की जो ये रेखा है वो किसी प्रकार से बदली नहीं है, और न ही रोजगार में परिवर्तन हुआ है, न उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, केवल कीमत स्तर बदला है और मौद्रिक मजदूरी बदली है। तो प्रश्न बन सकता है, बना हुआ भी है कि मुद्रा की, इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर जो रोजगार है, वास्तविक मजदूरी है, उत्पादन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केवल कीमत स्तर में परिवर्तन हुआ है और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन हुआ है। वास्तविक मजदूरी वैसी की वैसी है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करें श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने से। अब ये जो डायग्राम है इसकी तो हमने प्रारंभिक संतुलन को दर्शाया, श्रम की पूर्ति जो एसएन है वो परिवर्तित होगा। एक सामान्य रूप से हम चर्चा करें कि अगर श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हो गया, काम करने वाले या जनसंख्या में परिवर्तन हो गया है, उसके कारण श्रम की पूर्ति बढ़ गई है। जैसे ही श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये जिस प्रकार से ये आगे लाइन गई है, आप देख रहे हो एसएन वक्र इस प्रकार दाईं तरफ विवर्तित हुआ है, मूवमेंट की है इसने, तो श्रम की पूर्ति बढ़ी है, तो वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम है वो अलग स्थापित होगा। यहाँ आप देखोगे इक्विलिब्रियम है वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वास्तविक मजदूरी है ये कम हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन वास्तविक मजदूरी को हम एक बार छोड़ें, हम बात अगर श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, श्रम की पूर्ति बढ़ गई, श्रम की पूर्ति बढ़ने के कारण जैसे सप्लाई बढ़ गई, क्लासिकल के अंतर्गत हमने अजम्पशन के अंदर भी चर्चा की पार्ट फर्स्ट में कि क्लासिकल ये मानता है कि बेरोजगारी नहीं होती है अर्थव्यवस्था में, जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार को सामान्य माना है, फिर भी किसी कारण से बेरोजगारी बढ़ जाती है, काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो जो मजदूरी है उसमें लोचशीलता होती है, फ्लेक्सिबल माना है, मजदूरी घट जाएगी, मजदूरी घटने से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जो बेरोजगारी की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो श्रम की पूर्ति बढ़ने के कारण क्या होगा, उन लोगों को, अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए क्या होगा कि जो मजदूरी है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मजदूरी में कमी होने के कारण लोगों जो रोजगार है उसमें क्या हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलने से जो वाई है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा। चूंकि आप ध्यान दिया होगा जब हमने मुद्रा को लेकर बात की, मुद्रा के समीकरण को बात की, तो हमने ये देखा कि एम वी बराबर पी वाई, इस समीकरण को लिया था मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के अनुसार। यहाँ आप देखोगे कि वी कांस्टेंट है, एम मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मुद्रा की पूर्ति को कांस्टेंट माना है, और हमने इससे पहले चर्चा भी की अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो जो रोजगार है और जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात की हमने चर्चा की है। यहाँ हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, श्रम की पूर्ति के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एम भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, परंतु यहाँ वाई में वृद्धि हुई है,
वाई में किसके कारण वृद्धि हुई है? क्योंकि अधिक लोगों को रोजगार मिला, अधिक लोगों को रोजगार मिलने से वाई में वृद्धि हुई है। अब इस समीकरण को बराबर रखने के लिए जब ये समीकरण यहाँ इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला तो मान वैसा का वैसा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है यहाँ, परंतु इधर वाले मान में वृद्धि हो जाएगी। किसके कारण? वाई के कारण। अब इसको बराबर रखने के लिए क्या होगा कि कीमत स्तर में क्या होगी, आप बताइएगा। कीमत स्तर क्या होगा? ये भी परिवर्तित होगा, और कीमत स्तर में परिवर्तन होगा तभी जाकर ये एम वी है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन हुआ, और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन के साथ साथ कीमत स्तर में परिवर्तन हुआ। अगर अब ये डब्ल्यू अपन पी क्या है? ये वास्तविक मजदूरी को दर्शाता है, रियल वेजेस को दर्शा रहा है। अब मान लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि जो प्रश्न है उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार हम चर्चा करें कि मौद्रिक मजदूरी घटाई। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी क्यों घटाई? कि श्रम को अधिक रोजगार देने के लिए, लेकिन कीमत स्तर में भी उसके अनुसार परिवर्तित हुआ, जिसके कारण ये जो डब्ल्यू अपॉन पी का अनुपात है वो परिवर्तित नहीं हुआ। डब्ल्यू अपॉन पी का अनुपात बदला नहीं है, डब्ल्यू अपॉन वी का अनुपात नहीं बदला। इसका मतलब डब्ल्यू अपॉन पी को क्या बोलते हैं? रियल वेजेस बोलते हैं, वास्तविक मजदूरी बोलते हैं। और वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या रोजगार बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, केवल मौद्रिक मजदूरी में कमी अधिकता से काम नहीं चलेगा, वास्तविक मजदूरी में भी परिवर्तन होना चाहिए। किसके लिए? जब अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए वास्तविक मजदूरी में भी परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ श्रम की पूर्ति में वृद्धि हुई है, इसका मतलब वास्तविक मजदूरी भी घटनी चाहिए, डब्ल्यू अपॉन पी भी घटना चाहिए। और कब घटेगा ये? कि जब ये डब्ल्यू अपॉन पी का अनुपात है बदलेगा। और आपको ये आपके लिए प्रश्न बनेगा, आप बताना कि डब्ल्यू ज़्यादा घटना चाहिए कि पी ज़्यादा घटना चाहिए, कब ये अनुपात है वो बदलना चाहिए। थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से और चर्चा कर देता हूँ, वहाँ और स्पष्ट हो जाएगा। ये तो हमारा प्रारंभिक इक्विलिब्रियम है। जैसे ही मैंने बात की कि श्रम की पूर्ति की परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या डी एन बदलेगा कि एस एन बदलेगा? सप्लाई को कौन सा वक्र दर्शा रहा है? एस एन वक्र दर्शा रहा है, तो इसका मतलब एस एन में परिवर्तन होगा और वो इस प्रकार नीचे की ओर चला जाएगा। और जैसे ही नीचे की तरफ चला जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बदल जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया आपका? आप देखिएगा, इस पॉइंट पर आ गया यहाँ। और जैसे ही इस पॉइंट पर आ गया, इसका मतलब ये डब्ल्यू अपॉन पी है वो कम हो गई। डब्ल्यू अपॉन पी किसको दर्शा रहा है? वास्तविक मजदूरी को दर्शा रहा है, और वास्तविक मजदूरी को दर्शा रहा है, इसका मतलब वास्तविक मजदूरी कम हो गई। और वास्तविक मजदूरी में कमी होने के कारण रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। मैंने एक स्थिति आपको ये बताई कि अगर डब्ल्यू अपॉन पी का जो अनुपात है, अगर वो स्थिर का स्थिर रह जाए, यानी डब्ल्यू में गिरावट हुई लेकिन पी में भी उसके अनुपात में उतना ही परिवर्तन हुआ, जिसके कारण डब्ल्यू अपॉन पी का अनुपात नहीं बदला है, ऐसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि डब्ल्यू अपॉन पी में क्या हुई है? गिरावट हुई है। अब हम आगे देखें इसके अनुसार, ये इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ देखोगे, रोजगार में यहाँ वृद्धि हुई है ना। और रोजगार के बाद आप यहाँ उत्पादन के परिवर्तन को देखेंगे। और ये अब यहाँ तक हमने इस बात को देखते हैं कि यहाँ हम देखें कि यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के कारण डब्ल्यू अपॉन पी में गिरावट हुई, इसके कारण रोजगार में क्या हुई? वृद्धि हुई, रोजगार बढ़ गया। आपसे प्रश्न में श्रम की पूर्ति के परिवर्तन को, प्रभाव को पूछा जा सकता है, क्या क्या परिवर्तन होंगे, तो इस बात को समझिएगा। डब्ल्यू अपॉन पी में गिरावट हुई है, इसका मतलब डब्ल्यू में भी गिरावट हुई है, पी में भी गिरावट हुई है, लेकिन वो अनुपात बदल गया है। इसका अनुपात का बदला, थोड़ा सा आप समझने की बात कीजिए कि जैसे ये 1000 है और ये आप देखिएगा 4, तो यहाँ वास्तविक मजदूरी कितनी हुई? आप देखिएगा कितनी हुई भाई? 1000 में 4 का भाग देंगे यानी 250 हुई। अब मान लीजिएगा कि वास्तविक जो मौद्रिक मजदूरी है वो 500 हो गई, और वास्तविक मजदूरी कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि क्या वास्तविक मजदूरी में कोई बदलाव हुआ? क्या नहीं, वास्तविक मजदूरी वैसी की वैसी हुई, यानी वास्तविक मजदूरी नहीं बदली। और वास्तविक मजदूरी नहीं बदली तो इसका मतलब रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बदलनी चाहिए। और ये कब बदलेगी? जब इसका मान क्या हो? ये 2 की जगह 3 आ जाए, यहाँ 3 है। इसका मतलब कि जो मौद्रिक मजदूरी में गिरावट हुई है उससे कम गिरावट किस में होनी चाहिए? कीमत स्तर में गिरावट कम होनी चाहिए, तभी जाकर मौद्रिक मजदूरी घटेगी, कम होगी। यानी यहाँ 500 का हुआ, अगर उसके बराबरी हो गई या जो कीमत स्तर है वो एक हो गया, 4 से घटकर 1 हो गया, इसका मतलब जो कीमत स्तर में अधिक गिरावट हो गई तो भी मौद्रिक मजदूरी घटी नहीं है, सॉरी जो वास्तविक मजदूरी नहीं घटी है। इसका मतलब ये हुआ कि मौद्रिक मजदूरी में जो गिरावट हुई है उसकी अपेक्षा कीमत स्तर में कम गिरावट होनी चाहिए, यानी 4 से 3 ही होना चाहिए,
है ना, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तभी वास्तविक मजदूरी क्या हुई है, कम हुई है, और वास्तविक मजदूरी कम होते ही क्या होगी, रोजगार में परिवर्तन होगा। तो यहाँ ये रोजगार आप देखोगे इतना हो गया और ये वास्तविक मजदूरी हो गई। इसके अनुसार यहाँ आप देखोगे ये रोजगार है और ये आपका उत्पादन भी बढ़ गया। और आप एक सामान्य स्थिति देखिए कि जब बाजार हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, उसमें अगर उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कीमत इस तरह बढ़ेगी घटेगी, कि सप्लाई बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है वस्तुओं का, तो क्या होगा, कीमत स्तर में क्या हुई है, गिरावट हुई है। और कीमत, और यहाँ आप देखोगे ये वास्तविक मजदूरी वाला ये वक्र है वो परिवर्तित हो गया, W/P यहाँ हो गया। पिछला जो डायग्राम हमने मुद्रा की पूर्ति का देखा था उसमें W/P में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये नीचे की ओर हो गया, यानी वास्तविक मजदूरी में गिरावट हुई। इसका मतलब W में भी परिवर्तन हुआ और P में भी परिवर्तन हुआ, यानी P भी घटा है और W भी घटा है, लेकिन P में W में ज़्यादा गिरावट हुई। तो यहाँ आप मुद्रा की पूर्ति के और परिवर्तन को हमने समझा और श्रम की पूर्ति के परिवर्तन को हमने यहाँ समझ लिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बने हुए हैं, प्रश्न और भी बन सकते हैं, घुमा के भी बन सकते हैं। अब हम देखें उत्पादन फलन में परिवर्तन। अब उत्पादन फलन में परिवर्तन को दो तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो होगा उत्पादन फलन का परिवर्तन इस प्रकार से ऊपर की तरफ, और एक ये समानांतर, ठीक है, समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तित हो गया वाई वाली स्थिति, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि समानांतर परिवर्तन के कारण इस नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ये ही ऊपर समानांतर हुआ। इससे क्या होगा, इस रोजगार के स्तर पर जो उत्पादन है वो बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ने के कारण आप यहाँ देखोगे कि आपका कीमत स्तर में क्या हुई है, गिरावट हुई है, और कीमत स्तर में गिरावट के कारण मौद्रिक मजदूरी भी घट गई है। लेकिन जितनी कीमत स्तर में गिरावट हुई उसके अनुरूप ही मौद्रिक मजदूरी में गिरावट हुई है, तो वास्तविक मजदूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ, न मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हुआ क्या, केवल उत्पादन का स्तर बदला है और आपका कीमत स्तर में परिवर्तन हुआ है और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन हुआ। वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न ही रोजगार में परिवर्तन हुआ है। दूसरी स्थिति में आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखिएगा, अगर ये इस प्रकार से मूवमेंट करे, तो इस प्रकार से मूवमेंट करे, ये पूरा समानांतर न होकर इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता में परिवर्तन हो जाए। सीमांत उत्पादकता मतलब आपने माइक्रो में पढ़ा हुआ है कि एक अतिरिक्त लेबर लगाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, यानी एक अतिरिक्त इकाई लेबर की ने कितना काम किया है, उसके द्वारा किया जाने वाला जो काम है उसको सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, यानी इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीकी दक्षता हो गई कि वो और अधिक कुशलता से कार्य कर रहा है। और जब सीमांत उत्पादकता में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने पूर्व में जब श्रम के मांग वक्र को पढ़ा तो हमने ये देखा कि जो DN वक्र है, श्रम का मांग वक्र है, वो सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होता है। आप साथियों वितरण का जो सिद्धांत है वहाँ भी आप इसको देखना, और मैं इसका वीडियो और बना दूंगा वितरण के, क्योंकि अगर उसको भी इसमें शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सीमांत उत्पादकता में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, ये आपका श्रम का मांग वक्र है वो इस प्रकार से बदल गया, यानी DN है वो ऊपर। इसको दो तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, श्रम का मांग में परिवर्तन होने पर, श्रम की मांग में वृद्धि होने पर, या ये जो उत्पादन फलन है वो इस प्रकार से परिवर्तन हो, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तो, और या श्रम का मांग वक्र ऊपर की ओर, तो ये DN वक्र है वो ऊपर की ओर चला गया यहाँ, ठीक है। श्रम की मांग बढ़ गई, श्रम की मांग बढ़ने के कारण क्या होगा कि वास्तविक मजदूरी, आप देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, है ना, तो इससे वास्तविक मजदूरी भी बढ़ गई है और क्या हुआ है, रोजगार भी बढ़ गया, ठीक है, रोजगार भी बढ़ गया। और रोजगार बढ़ने के कारण आप देखोगे कि आपकी जो उत्पादन है उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उत्पादन भी बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जो कीमत स्तर है उसमें गिरावट होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया वस्तुओं का तो कीमतें क्या होगी, घटेगी, तो कीमत स्तर क्या हो गया, कम हो गया, ये इस प्रकार नीचे आ जाएगा कीमत स्तर। और आप देखोगे वास्तविक मजदूरी क्या हुई है, वास्तविक मजदूरी ऊपर आपकी बढ़ गई है, वास्तविक मजदूरी बढ़ गई ना, इसका मतलब आपका ये W/P वाला वक्र भी ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि श्रम के मांग में परिवर्तन होने के कारण या जो उत्पादन फलन है उसके स्लोप में परिवर्तन ऊपर की ओर बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, रोजगार भी बढ़ा, वास्तविक मजदूरी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन कीमत स्तर में क्या हुई है, गिरावट हुई है। और आप यहाँ आप देखोगे कि मौद्रिक मजदूरी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में W/P में भी परिवर्तन हुआ है, इसको समझ सकते हैं, और समानांतर परिवर्तन को भी मैंने यहाँ समझाया है। तो यहाँ किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करें इसमें, तो एक स्थिति और आती है एनएम में मौद्रिक मजदूरी, स्टिकली जो वेजेज है वो क्या होता है, एक अनियमितता का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी पर पाबंदी लग जाती है। यानी हम यूँ कहें कि हमने अब तक ये देखा कि क्लासिकल ये कह रहा है कि मजदूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन किसी कारण ऐसी स्थिति हो जाए कि मजदूरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
आगे किन्स महोदय तो कहते हैं कि भाई क्लासिकल के अनुसार तो ये हुआ कि अगर मान लो कि बेरोजगारी बढ़ गई तो बेरोजगारी की स्थिति को कम करने के लिए क्लासिकल तो ये कहते हैं कि मजदूरी घटा दो, लेकिन किन्स महोदय कहता है कि भाई तू तो बावला हो गए क्या, आप लोग मजदूरी कोई घटा सकता है क्या, और अगर आप घटाओगे तो क्या लेबर घटा नहीं देगी क्या, क्योंकि आज की स्थिति हम देखें तो एक यूनियन बनी हुई है, संघ बना हुआ है, और उस संघ के अनुसार मजदूरी घटाना बड़ा मुश्किल है। तो क्लासिकल इस बात का किस प्रकार से, अगर क्लासिकल के अनुसार हम उसका सॉल्यूशन देखें तो किस प्रकार से होगा, और किन्स के अनुसार देखें तो उसका होगा। अनम्यता का मतलब है उसमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आप स्ट्रिक्टली है ना उस प्रकार से आप उसकी हम चर्चा करते हैं। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत की मूल मान्यता तो हम देखें कि क्या है। प्रतिष्ठित अर्थ के अनुसार तो क्या है कि वस्तु बाजार या साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हम ले रहे हैं, और मजदूरी व कीमतें पूर्णतः नम्य होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, उसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है, किसके अनुसार, क्लासिकल के। इसलिए अर्थव्यवस्था में स्वतः पूर्ण रोजगार की स्थिति, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी चर्चा की है कि भाई क्लासिकल कहता है कि अगर बेरोजगारी हो गई तो घटा दो भाई, बड़ा आसान सा उन्होंने तरीका अपना दिया। अगर श्रम की पूर्ति है वो श्रम की मांग से ज़्यादा हो जाती है, सब पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, तो मजदूरी घटा दो, और मजदूरी घटेगी तो रोजगार बढ़ जाएगा और पुण्य साम्य स्थापित हो जाएगा, है ना। समस्या नम्य है तब नहीं है भाई, फ्लेक्सिबल है तो कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि मजदूरी और कीमतें में परिवर्तन किया जा सकता है। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, मजदूरी की अनम्य हो फ्लेक्सिबल नहीं हो, वो अनफ्लेक्सिबल हो, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में क्या हो, तो वास्तविक दुनिया में ये मान्यता जो नम्य वाली है वो सही नहीं पाई गई है, क्योंकि मजदूरी घटाना बड़ा मुश्किल काम है, घटाया नहीं जा सकता। एक बार जहाँ तय हो गई उसके बाद घटाना, क्योंकि श्रम शक्तिशाली श्रम संघ है, एक ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित है, और वो मजदूरी घटाने का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तब मजदूरी ऊपर की ओर नम्य तो होती है, यानी अगर आप मजदूरी बढ़ा रहे हो तो ऐसी स्थिति में तो श्रम लेबर है वो क्यों विरोध करेगी, उनको तो फायदा ही है कि मजदूरी बढ़ा रहे हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई कि वो मजदूरी है नीचे की ओर अनम्य होती है, कम नहीं हो सकती, घटाना बड़ा मुश्किल है ना, स्थिति बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसे इसे कहते हैं अनम्य मौद्रिक मजदूरी। समझ में आ गया कि यहाँ प्रश्न बन सकता है अनम्य। अब इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसी स्थिति कब बनती है, और इसका क्या तरीका हो सकता है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। इसका परिणाम, जब मजदूरी कम नहीं होती तो हम ये देखते हैं श्रम की पूर्ति अधिक होने पर भी मजदूरी नहीं घटेगी, क्योंकि वो नियोक्ता कम श्रमिक रखते हैं, और यहाँ बेरोजगारी फिर उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि मजदूरी को तो कम किया ही नहीं जा सकता, मजदूरी की नम्यता समाप्त, पूर्ण रोजगार स्वतः नहीं आता है, यानी मजदूरी की नम्यता तो समाप्त हो गई ना यहाँ। जहाँ क्लासिकल ने बात की कि भाई उसको मजदूरी को घटा दो, और मजदूरी को घटाते ही क्या होगा कि जो रोजगार है, बेरोजगारी है, उसमें जो कमी आ रही है, तो बेरोजगारी थी उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ये पूर्ण रोजगार वाली दिक्कत आ गई। तो यहाँ प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रभाव को, यहाँ प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि मजदूरी समायोजन से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, और उन्होंने तो एक सरल सा तरीका बताया, लेकिन यदि मजदूरी अनम्य हो जाए तो पूर्ण रोजगार संभव नहीं होगा, और कम रोजगार साम्य संभव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ कम रोजगार ही स्थापित होगा। लेकिन किन्स का दृष्टिकोण क्या है, क्लासिकल की हमने चर्चा कर ली है ना, लेकिन यहाँ क्लासिकल के अनुसार तो क्या है, सीधा सा तो इलाज बताया उन्होंने, मजदूरी को कम कर दो। लेकिन अगर नीचे की तरफ क्या होती है, मजदूरी अनम्य होती है, ऐसी स्थिति में गंभीर समस्या हो गई। लेकिन किन्स महोदय ने कहा वास्तविक दुनिया में मजदूरी नीचे की ओर अनम्य होती है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर ही संतुलन प्राप्त कर सकती है, और बेरोजगारी स्थायी हो सकती है। यही किन्सीय क्रांति का आधार है, और यहीं जाकर किन्स को एक मौका मिल गया, और उन्होंने एक अलग सिद्धांत, जो जिसको प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं, है ना, वहाँ हम उसकी अलग से, यहाँ मौद्रिक नीति द्वारा पूर्ण रोजगार को स्थापित किया जा सकता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार। यानी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कर दो, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के माध्यम से जो रोजगार है उसको स्थापित किया जा सकता है। कब? जब ये अनम्य मजदूरी की स्थिति हो जाए, जो लेबर संघ बना देते हैं, ऐसी स्थिति में जो मजदूरी घटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसी इसको मौद्रिक नीति द्वारा, और उसको किस प्रकार से किया, अनम्य बेरोजगारी को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार किस प्रकार से मौद्रिक नीति के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है, उसको समझेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जो यूनियन है, जो श्रम संघ है, वो अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, और इस कारण मान लीजिए कि ये मजदूरी बढ़ गई, वास्तविक मजदूरी बढ़कर यहाँ W/P यहाँ ऊपर की तरफ हो गई। ऐसी स्थिति में आप देखोगे यहाँ ये तो डिमांड है इतनी, और इस B पॉइंट पर ये है सप्लाई, तो इतनी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी, क्योंकि इतने ही लोगों को रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि वास्तविक मजदूरी बढ़ गई, तो इससे ये रोजगार है ये कम हो गया, और रोजगार के अनुसार ये उत्पादन भी कम हो गया। उत्पादन को हम देखेंगे, और कीमत स्तर में भी क्या हुई है, कीमत स्तर बढ़ गया, कीमत स्तर बढ़ गया, वास्तविक मजदूरी क्या हुई है, अधिक हो गई, और वास्तविक मजदूरी अधिक होने के कारण ये आपका जो W/V वक्र है वो भी परिवर्तित हो गया, और मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ गई, और ये कीमत स्तर भी बढ़ गया, और आपका उत्पादन क्या हो गया, घट गया रोजगार। अब इस समस्या को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, उन्होंने बताया कि हम मुद्रा की पूर्ति है उसमें परिवर्तन करके उसमें
कर सकते। तो अब तक समस्या को किस प्रकार से मौद्रिक नीति द्वारा दूर किया जा सकता है, हमने यहाँ तक बात की कि W/P है वो ऊपर यहाँ हो गई, और इसके कारण ये तो डिमांड हो गई ये ए पॉइंट पर, और ये सप्लाई हो गई बी पॉइंट पर। इस प्रकार ये ए बी क्या हो गई, बेरोजगारी हो गई थी। और इसके कारण यहाँ क्योंकि वास्तविक मजदूरी ऊपर बढ़ गई है, वास्तविक मजदूरी बढ़ गई है, इसके कारण ये रोजगार क्या हो गया था, घट गया था। और रोजगार के हिसाब से आप देखोगे कि ये उत्पादन घट गया था, उत्पादन के हिसाब से आप देखोगे कीमत स्तर बढ़ गया, ये कीमत स्तर यहाँ बढ़ गया था। और क्योंकि वास्तविक मजदूरी बढ़ गया तो ये W/P वाला वक्र भी ऊपर की तरफ चला गया, और ये मौद्रिक मजदूरी बढ़ गई W2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसके कारण, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि अधिक मजदूरी की मांग की है। अब क्लासिकल के अनुसार क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि मुद्रा की जो सप्लाई है उसमें वृद्धि कर दें। तो मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि करने से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा वक्र, M'V ले लिया है ना। और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हुआ, मुद्रा बढ़ गई, तो मुद्रा बढ़ने के क्या होगा, ये मुद्रा ऊपर की तरफ परिवर्तित हो गई, ये ऊपर की तरफ चली गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कीमत स्तर है, कीमत स्तर में और अधिक क्या होगी, वृद्धि होगी, कीमत स्तर और अधिक बढ़ेगा। कीमत स्तर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि W/P का मान में आप देखो P कहाँ है, नीचे की तरफ है, कीमत स्तर है वो नीचे की तरफ है। कीमत स्तर में वृद्धि होने पर क्या होगा, W/P का मान क्या होगा, कम होगा। और W/P का मान क्या होगा, कम होने पर वापिस ये W/P है वो ये वाली रेखा वापस आ जाएगी। और जैसे ही कीमत स्तर इस पर आ जाएगा तो वापस जो है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, वापस वही इक्विलिब्रियम यहीं स्थापित हो जाएगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि मुद्रा की जो सप्लाई है पूर्ति बढ़ा देंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण है वो कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पता है कि कीमत स्तर कब बढ़ता है, या तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए या वस्तुओं की पूर्ति घट जाए, है ना। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर क्या हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। कीमत स्तर बढ़ने के कारण आपका W/P वक्र है वो कहाँ ऊपर था, वापस कहाँ आ जाएगा, वापस अपनी मूल स्थिति पर आ जाएगा। और मूल स्थिति पर आते ही W/P वापस उसी पूर्ण रोजगार के स्तर पर आ जाएगा और वापस वहीं जो इक्विलिब्रियम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति के द्वारा क्लासिकल मॉडल के अनुसार है वो इक्विलिब्रियम प्राप्त किया जा सकता है, वापस इस समस्या से दूर किया जा सकता है। अब इसे हम मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से समझते हैं। इसको हमने पहले डायग्रामेटिक देखा था, आप साथ के साथ कॉपी पेन भी रखिएगा। हमने सबसे पहले उसमें डायग्राम में देखा था, उत्पादन फलन का डायग्राम बनाया था। यहाँ उत्पादन फलन का समीकरण आप देख रहे हो, y है उत्पादन जो किस पर निर्भर कर रहा है, n पर निर्भर कर रहा है। यहाँ एक समीकरण लिया है y बराबर 8n माइनस 0.05 n², ठीक है। फिर श्रम की पूर्ति लेबर का यहाँ हमने देखा 20 + 5 W/P। W/P वास्तविक मजदूरी को दर्शा रहा है, और ये W/P के आगे ये प्लस का निशान है, यानी यहाँ हमने वक्र डायग्राम में भी ये देखा था कि श्रम का जो पूर्ति वक्र था वो धनात्मक पॉजिटिव स्लोप का था, और यहाँ भी ये पॉजिटिव है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि श्रम का मांग वक्र कहाँ चला गया, श्रम का मांग वक्र कहाँ है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। और श्रम को मांग वक्र को हमने प्राप्त किया था, आपको ध्यान में है कि सीमांत उत्पादकता के आधार पर। फिर मुद्रा की मांग यहाँ दे रखी है और फिर मुद्रा की पूर्ति यहाँ दे रखी है। फिर हमें W/P का मान निकालना है, n का मान निकालना है, y का, p का तथा w के साम्य मूल्य हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें इस जो क्वेश्चन है इस मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से इसको आसानी से समझेंगे, और यहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैथमेटिकल है इस तरीके से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो साथियों आप पेन कॉपी साथ रखिएगा। फिर उसके बाद मुद्रा की पूर्ति में अगर कोई परिवर्तन होता है, यहाँ मुद्रा की पूर्ति बढ़कर 150 हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और उत्पादन फलन है वो बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका हमने डायग्राम के माध्यम से तो देख लिया था, लेकिन अब समीकरण के माध्यम से भी देखते हैं। तो सब अभी इसको हम हल करते हैं। तो हम यहाँ देखें कि सबसे पहले हम इन्हें ये देखा कि लाभ अधिकतमकरण की शर्त क्या है, क्योंकि हमने ये देखा था कि श्रम को कहाँ लगाते हैं, जहाँ उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, वो कितना काम करता है उसकी मजदूरी के बराबर उसको लेकर वहाँ, जैसा कि हमने श्रम का मांग वक्र डायग्राम के अंदर बनाया था। तो यहाँ dy/dn ये अवकलन रूप में है, यहाँ y का अवकलन कर रहे हैं n के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी n में परिवर्तन का प्रभाव देख रहे हैं y पर। और dy/dn ही क्या होता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है, क्योंकि ये परिवर्तन रूप है अवकलन के रूप में। और ये किसके बराबर है, यहाँ W/P के बराबर है, यानी dy बराबर आप देखोगे W/P। तो dy/n है क्या है, ये एम्पियन है, यानी n की सीमांत उत्पादकता है, और W/P क्या है, वास्तविक मजदूरी है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाभ अधिकतमकरण करने के लिए फर्म है वो वहाँ तक लेबर को लगाती है उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाए, अर्थात श्रम की जो वास्तविक मजदूरी उसकी सीमांत उत्पत्ति के बराबर होती है। तो यहाँ dy/dn, अब इसका अवकलन करें तो अवकलन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो अवकलन ये आपका y का समीकरण है, वो इधर देखिए ब्लैक वाले में। तो अब इसका अवकलन करते हैं, और अवकलन एक सामान्य नियम यही है कि
जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ y का अवकलन है वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एन, यानी y का हम n के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका मूल जो नियम है उसको मैं एक बार पुनः चर्चा कर देता हूँ। मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि जैसे y बराबर x की पावर n है, यहाँ जो अवकलन करें अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी y का x के सापेक्ष, तो जो पावर है उसको पहले ले लेते हैं, n को पहले लेते हैं और पावर में से क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये n x की पावर n-1, ये अवकलन का नियम है। सामान्य नियम तो ये, अवकलन के बहुत सारे नियम हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर ये इस प्रकार से हो, y बराबर x हो, तब क्या होगा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, एक है। तो इसका अवकलन कितना होगा, हमेशा एक होगा। कितना, अगर उसी संख्या के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ आप देखोगे इस चर का x की पावर एक है, तो इसका मतलब इसका अवकलन कितना होगा, एक आएगा। तो अब यहाँ हम देखें कि क्या कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एन। ठीक है, इस y समीकरण का n के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो 8n, तो यहाँ n के ऊपर कितनी पावर है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक पावर है, तो n का अवकलन कितना हो जाएगा, एक, तो 8 × 1 है ना, माइनस का निशान है ही, और 0.05, तो ऐसा कैसा लिख देना है। और n स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, मैंने क्या बताया कि घात को आगे लिखना है, जो पावर है उसको आगे लिखना है। इन्हें ऊपर इतनी देर तो मौज कर रहा था, उसको आगे पटकना है, पटक दिया, फिर इस पावर में से एक माइनस करनी है, एक कम करना है। तो ऊपर पावर कितनी थी, यहाँ 2 पावर है, 2 में से एक कम कर देंगे तो ये कितना आएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 8, और ये 0.05 को 2 से करेंगे, और तो कितना आएगा, आप यहाँ देखिएगा, उसको हल करना है। और उसके बाद ये 0.01 को करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, और n 2 पावर में से एक पावर घटा देंगे तो n की पावर कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। तो इस प्रकार से ये अवकलन किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए डी वाई अपॉन डी एन। आप साथ के साथ कॉपी पेन रखिएगा, यहाँ देखिएगा डी वाई अपॉन डी एन, तो ये आपका इस प्रकार से ये अवकलन हुआ। और ये वास्तविक मजदूरी ये वाला, यहाँ हम एम पी एन की जगह क्या लिख रहे हैं, ये वाला मान लिख रहे हैं। फिर आप देखोगे कि इसको चेंज करें, अब इसको बदलें तो किस प्रकार से बदलेगा आपका, तो यहाँ देखिएगा, ये 0.05 को 2 से गुणा किया तो ये तो 0.19 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको तो इधर ले जाएं, W/P को इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 - W/P। थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 8, और ये 0.05 को इसको गुणा करेंगे तो 0.1n = W/P, ये ऐसा है। ठीक है, अब इस मान को इधर ले जाएं, कोई फर्क नहीं है, तो ये माइनस का मान है वो कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव, और ये इधर ले जाएं तो ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8 - W/P = 0.1n, ये आया। ठीक है, ये तो आया ना। अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, भाई बराबर के इस तरफ लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 = 2 है, तो इधर वाले 2 को इधर लिख दें, इधर वाले 2 को लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ आप देखोगे, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये 0.1 को इधर ले गए तो ये दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8/0.1, और इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n। अब 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 80 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 W/P, और यही क्या है, श्रम का मांग फलन है। तो यहाँ श्रम का मांग फलन नहीं दे रखा था, तो श्रम के मांग फलन को तो हमने यहाँ इससे प्राप्त कर लिया, किससे, ये लाभ अधिकतमकरण की शर्त के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ श्रम का पूर्ति वक्र तो दे ही रखा है, हमने डायग्राम में भी देखा था। तो संतुलन इक्विलिब्रियम कहाँ प्राप्त होगा, श्रम का मांग बराबर श्रम की पूर्ति। तो संतुलन बिंदु पर हम देखेंगे ये श्रम का मांग वक्र, ये यहाँ ये हमने प्राप्त कर लिया, और श्रम का पूर्ति वक्र ये दे ही रखा है, इसको रख दिया और इसको हमने हल किया, है ना। तो हल करने के बाद ये 80 - 20 हो जाएगा, और ये 10 W/P और 5 W/P, ये 15 हो गया, और W/P का मान कितना आया, ये 4 आया। ये हमने हल कर लिया। ठीक है, आप साथ साथ हल करते जाइएगा। और इसके बाद हम बात करें फिर श्रम की मांग, अब W/P आ गया, तो श्रम का मांग वक्र कौन सा था, ये हमने प्राप्त किया ना, 80 - 10 W/P। तो यहाँ W/P का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा जो n है वो कितना आया, 40 आया, और पूर्ति को भी इसी प्रकार निकाल देंगे, W/P का मान रख देंगे तो यहाँ भी l कितना आया, 40, जो n का मान है वो 40 आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर पॉइंट पर जो है उनका मान दोनों का बराबर आएगा, यहाँ 40 आया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि श्रम का मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। जहाँ n है वो कितना निर्धारित हुआ है, 40 निर्धारित हुआ है, और W/P कितना निर्धारित हुआ है, 4 निर्धारित हुआ है। हमने उसमें डायग्राम में भी देखा था,
एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से डी एन और डी एस एन बनाया था और यहाँ ये एन निर्धारित हुआ था और ये डब्ल्यू अपॉन पी निर्धारित हुआ। तो डब्ल्यू अपॉन पी तो कितना हुआ, 4 निर्धारित हुआ है और आपका ये रोजगार वाला कितना निर्धारित हुआ, ये 40 निर्धारित हुआ है। अब इससे हमने ऊपर वाला डायग्राम बनाया था, उससे हम क्या निर्धारित करेंगे, वाई उत्पादन का निर्धारण करेंगे। तो वाई का किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, तो वाई का जो समीकरण है यहाँ दे रखा है ना, y बराबर एट एन माइनस 0.05 एन स्क्वायर और यहाँ n का मान रख देंगे, जहाँ आपको n दिखाई दे रहा है एट एन, तो n आ गया ना, तो 8 इंटू 40 माइनस 0.05 और 40 का स्क्वायर और इसको हल करेंगे 320 माइनस 0.05 इंटू 1600 और तो ये आएगा आपका 320 माइनस 80, यानी y कितना प्राप्त हुआ हमारा 240 प्राप्त हुआ है। तो हमने अब तक w अपॉन पी प्राप्त कर लिया, डब्लू और एन प्राप्त कर लिया और आपका वाई प्राप्त कर लिया। अब हमें पी का और डब्लू का मान प्राप्त करना होगा और पी और डब्लू के लिए अब हमें वो एम वी बराबर पी वाई वाला समीकरण हम पी और डब्लू को निर्धारित करेंगे। तो हमें पता है कि हमने पहले चर्चा की मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का, यहाँ मुद्रा का परिमाण सिद्धांत देखा था। तो यहाँ मुद्रा की मांग दे रखी है एम डी बराबर 0.5 पी वाई और मुद्रा की पूर्ति दे रखी है 100। तो इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं इस ग्रीन वाले डब्बे में 0.5 पी वाई 100 0.p और y का मान अभी हमने निकाला 240, वो रख दिया और ये 100 है, ठीक है। 0.5 को 240 से मल्टीपल किया तो 120 p 100 और p बराबर हो गया 100/120, यानी यहाँ आ गया 0.833। तो p का निर्धारण कर लिया। तो अब हमें पता है कि w अपॉन पी अभी हमने निकाला था, कितना प्राप्त किया था, 4 प्राप्त किया था। तो w अपॉन p का मान अभी निकाला हमने 0.833 और ये मान रखे हमने W का मान यहाँ निकालेंगे। तो W का मान निकल कर आया हमारा 3.332। ये डबल बार टाइपिंग त्रुटि है, थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने अब तक W का मान निकाल लिया, N का निकाल लिया, Y का, P का और W का। सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था उसको गणितीय मेथड के माध्यम से समझ लिया हमने, यहाँ सभी जो मान है वो प्राप्त कर लिया। अब एक एक करके हम इन प्रभावों को भी देखेंगे। अगर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, उत्पादन फलन बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम में देखा था कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर हमने ये देखा कि न तो एन में परिवर्तन होगा रोजगार में, न वाई में यानी उत्पादन में, न डब्ल्यू अपॉन पी में परिवर्तन होगा। केवल क्या परिवर्तित हुए थे, डब्ल्यू मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन हुआ था और पी में परिवर्तन हुआ था। तो वो यहाँ हम समझते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़कर 150 हो जाए तो वही मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग का समीकरण तो हमने ये देखा था 0.5 पी वाई और यहाँ मुद्रा की पूर्ति है वो कितनी हो गई, 150 हो गई। अब यहाँ पी का मान, वाई का मान वो 240 रख लिया यहाँ जो पहले वाला, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 150। तो पी बराबर 150/120 और पी का मान कितना आया 1.25। चूंकि डब्ल्यू अपॉन पी वो का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डब्ल्यू अपॉन पी कितना प्राप्त किया था हमने, 4 प्राप्त किया था। तो डब्ल्यू अपॉन पी का मान कितना प्राप्त हुआ है यहाँ 1.25 बराबर 4। तो यहाँ डब्ल्यू बराबर कितना हो गया 4 इंटू 1.25। तो डब्ल्यू का मान कितना प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर पी में भी परिवर्तन हुआ है और डब्ल्यू में भी परिवर्तन हुआ है। आप बताइएगा पी बढ़ा है घटा है, डब्ल्यू बढ़ा है घटा है, वो देखिएगा। तो पहला प्रभाव हमने देख लिया, इसको डायग्राम के माध्यम से भी उसमें हमने चर्चा की थी कि एम वी वक्र कहाँ चला गया था, ऊपर की तरफ चला गया था और एम वी वक्र ऊपर की तरफ जाने के कारण यहाँ एन डब्ल्यू अपॉन पी वाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। एक बार पुनः यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये हमने यहाँ एम वी वक्र इस प्रकार बनाया था और वाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और न डब्ल्यू अपॉन पी में परिवर्तन हुआ, केवल W1 बढ़ा और आपका ये कीमत स्तर में परिवर्तन हुआ, ये हमने परिवर्तन देखा था। अब आगे हम उसको देखें, श्रम की पूर्ति का परिवर्तन। श्रम की पूर्ति के परिवर्तन को भी हमने डायग्राम के माध्यम से देखा। श्रम का मांग वक्र वो का वही है, संतुलन के लिए क्या करते हैं, श्रम की मांग बराबर पूर्ति। श्रम का मांग वक्र का समीकरण हमने प्राप्त किया था 80 माइनस 10 डब्ल्यू अपॉन पी और यहाँ जो श्रम की पूर्ति है उसमें परिवर्तन हो गया, वो कितना हो गया 25 प्लस 5 डब्ल्यू अपॉन पी, वो मान रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये 10 डब्ल्यू पी और 5 डब्ल्यू पी ये कितने हो जाएंगे 15 डब्ल्यू अपॉन पी और 80 माइनस 25, ठीक है। तो 80 में से 25 घटाए तो 55 बच गए और ये 15 वाला इधर चला जाएगा तो 55 अपॉन 15 है ना। तो डब्ल्यू अपॉन पी का मान कितना प्राप्त हुआ 3.67। वहाँ हमने डायग्राम में भी ये देखा था कि श्रम की पूर्ति बढ़ेगी तो वास्तविक मजदूरी में क्या होगी, कमी होगी। वास्तविक मजदूरी में कमी होने पर ही रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ये हमने देखा था ना। तो यहाँ डब्ल्यू अपॉन पी है उसमें क्या हुई है, गिरावट। पहले डब्ल्यू अपॉन पी कितना प्राप्त हुआ था 4 प्राप्त हुआ था और ये घटकर कितना हो गया 3.67 हो गया। अब यहाँ डब्ल्यू अपॉन पी का मान हम श्रम के मांग वक्र में भी रख करके देख लो, श्रम की पूर्ति वक्र में वाला समीकरण है उसमें भी रख के देख लो। तो ये इसमें रखा 80 माइनस 10
डब्ल्यू अपॉन पी की जगह क्या रख दिया, 3.67 रख दिया। और अब ये हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 43.3 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमारे रोजगार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले रोजगार कितना था, 40 था, अब बढ़कर 43.3। ये पॉइंट दशमलव में दे रखा है, इसको लगभग आप 43 ले लो, क्योंकि कभी भी लेबर है वो पॉइंटों में नहीं आती, तो ये 43 है, क्योंकि ये तो इक्वेशन लिए ना, समीकरण लिया, इसलिए पॉइंटों में आ गया। अब इसका मान हम उत्पादन के स्तर पर रखेंगे। उत्पादन के जो है ना, उत्पादन का जो फलन है वो क्या है, एट एन माइनस 0.5 एन स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ आपको एन दिखाई दे रहा है वहाँ आप 43.33 ये मान रख दोगे। तो ये मान रखा, तो मान कर रखने के बाद हमारा जो वाई का मान जो निकल कर आ रहा है वो 252.84 आया है। ठीक है, तो ये आपका श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने का प्रभाव डायग्राम में भी देखा कि वास्तविक मजदूरी घटी, रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ने के कारण उत्पादन भी बढ़ गया। यहाँ अब कीमत स्तर का निर्धारण देखें तो क्या होगा, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग का समीकरण कितना है, 0.5 पी वाई, और मुद्रा की पूर्ति कितनी है, 100 है ना। और अब यहाँ हम वाई का मान रखेंगे। वाई का मान रखते ही ये कितना प्राप्त होगा, आपका पी कीमत स्तर 0.7910 इस प्रकार प्राप्त हुआ। डब्ल्यू अपॉन पी कितना है, 3.67 है। और यहाँ पी का मान कितना प्राप्त हुआ, पी का मान रख दिया और 3.67 से मल्टीपल किया तो 2.90। इस प्रकार आपका डब्ल्यू का मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा, यहाँ समीकरण के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर यहाँ वास्तविक मजदूरी भी बदली है, यहाँ रोजगार की मात्रा भी बदली है, उत्पादन का स्तर भी बदला है, डब्ल्यू में भी परिवर्तन हुआ है, डब्ल्यू अपॉन पी वास्तविक मजदूरी भी बदली है और पी भी बदला है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। अब उत्पादन फलन में परिवर्तन को यहाँ देखें तो उत्पादन फलन यहाँ पहले तो आपने ये देखा था कि एट एन माइनस 0.05 एन स्क्वायर है, ये बदलकर वाई बराबर 8.8 एन माइनस 0.05 एन स्क्वायर होने पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ श्रम का मांग वक्र प्राप्त करेंगे। मांग फलन कैसे प्राप्त होगा, लाभ अधिकतमकरण की शर्त क्या है, वो सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी रखें। सीमांत उत्पादन कैसे प्राप्त करेंगे, इस वाई का एन के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन करते हैं तो सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। तो सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ, इसका अवकलन करेंगे 8.8 0.5 इसका। तो ये इसका मैंने अवकलन आपको बताया था, एन का एन के सापेक्ष 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 8.8 प्राप्त हुआ माइनस 0.05। और एन स्क्वायर का क्या होगा, मैंने बताया कि पावर को आगे रखो और पावर में से 1 घटा दो, तो एन की पावर 2 थी वो आगे रख दी, 2 में से 1 घटाए तो पावर कितनी बच गई, 1 बच गई। तो यहाँ ये प्राप्त हुआ आपका, ये देखिएगा यहाँ ये 8.8 माइनस 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्राप्त हुआ, और ये आपका डब्ल्यू अपॉन पी। और इसको हल करेंगे तो आपका ये जो श्रम का मांग वक्र है वो 88 माइनस 10 डब्ल्यू अपॉन पी प्राप्त हुआ है। तो ये श्रम का मांग वक्र बदल गया। मैंने डायग्राम के माध्यम से भी बताया था कि किस प्रकार श्रम का मांग वक्र बदला है। अब श्रम का मांग वक्र बदल गया, श्रम का पूर्ति वक्र आपका क्वेश्चन में दे रखा है। पुनः आपको वही क्या है, श्रम की मांग बराबर श्रम की पूर्ति द्वारा आपको डब्ल्यू अपॉन पी निकालना है। डब्ल्यू अपॉन पी का मान आपको श्रम के मांग वक्र वाले समीकरण है उस समीकरण में रख दो या पूर्ति वाले समीकरण में रख दो, वहाँ आप एन निकालोगे और एन का मान है वो इस वाई वाले उत्पादन वाले फलन वाले समीकरण में रखोगे तो वाई प्राप्त हो जाएगा, और वही आपको पी और डब्ल्यू का मान निकालना है। कमेंट बॉक्स में आपको दर्ज करने हैं एन का मान आपका कितना प्राप्त हो रहा है, डब्ल्यू अपॉन पी का मान कितना प्राप्त हुआ है, और आपका पी और डब्ल्यू कितना प्राप्त हुआ है, उसका मान कितना प्राप्त हुआ है, उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से रखोगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस प्रकार हमने जो क्लासिकल मॉडल है उसको अब तक समीकरण के माध्यम से हमने ये देखा कि कैसे श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर, उत्पादन फलन में परिवर्तन होने पर प्रभाव पड़ता है। अब हम जहाँ से प्रश्न बनते हैं किन्स के द्वारा क्लासिकल मॉडल की जो आलोचनाएं की गई है उन पर हम चर्चा करें, क्योंकि आपको पता है किन्स ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ जो इम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, जिसमें 1936 में प्रकाशित हुई, उसमें जो क्लासिकल मॉडल है, जिसमें क्लासिकल मॉडल में आपने देखा कि पूर्ण रोजगार की मान्यता है, उस पूर्ण रोजगार के कंसेप्ट को उन्होंने अवास्तविक बताया। उसके अनुसार वास्तविक अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अल्प रोजगार होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सामान्य स्थिति होती है। उन्होंने गलत ठहराया। आगे हम केन्स के मॉडल को विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। अल्प रोजगार का संतुलन क्लासिकल मत जो है वो कहता है कि अर्थव्यवस्था स्वतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करती है, बेरोजगारी अस्थायी होती है। केन्स का क्या मत था कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन प्राप्त कर सकती है, यानी संतुलन जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार पर ही हो, है ना। क्लासिकल तो ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार पर होता है, लेकिन केन्स महोदय मानते हैं कि पूर्ण रोजगार से पहले भी अर्थव्यवस्था संतुलन में हो सकती है, और संतुलन में होती है तो इसका मतलब वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है।
कारण क्योंकि कुल मांग जो एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है, मजदूरी घटने से रोजगार जरूरी नहीं बढ़े। निष्कर्ष रूप में हम ये कहेंगे कि अल्प रोजगार एक सामान्य स्थिति है। किसने बताया? किन्स ने बताया। तो एक प्रकार का। फिर से के नियम को भी गलत ठहराया है। क्लासिकल सिद्धांत जो पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती थी है, लेकिन जो से है उन्होंने ये बताया, से का बाजार नियम, इसका मैंने वीडियो बनाया, उन्होंने ये बताया कि पूर्ति अपनी मांग क्या कर देती है? स्वयं सर्जित करती है। लेकिन किन्स की आलोचना है कि लोग पूरी आय खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि आय का कुछ भाग तो लोग कंजप्शन में कर देते हैं, कुछ सेविंग कर देते हैं, लेकिन किन्स कहते हैं कि पूरी नहीं करते हैं। आय का कुछ भाग वो बचत में रख लेते हैं, और बचत हमेशा निवेश में नहीं बदली जाती है, क्योंकि लोग कहीं अपना पैसा मान लो कि बैंक में रखते हैं, तो हो सकता है कि वो उसको आगे निवेश में बदला जा सके, लेकिन वो अपने पास तरल रूप में रख लेते हैं, तो वो सारा का सारा निवेश रूप में नहीं जाता है। तो परिणाम क्या होगा कि कुल मांग भी कम हो सकती है, वस्तुएं बिकती नहीं है, और अति उत्पादन भी हो सकता है, और बेरोजगारी हो सकती है। इसलिए से का नियम भी वास्तविक जीवन में सही नहीं है। दो प्रकार की आलोचनाएं हमने यहाँ पढ़ ली है। फिर हम यहाँ देखें स्वतः समायोजन का असंभव है, क्योंकि क्लासिकल मॉडल ये मानता है कि अर्थव्यवस्था अपने आप समायोजित हो जाती है, यानी मुक्त बाजार की स्थिति बताई है क्लासिकल के अनुसार। किन्स का मत है कि अर्थव्यवस्था स्वतः ठीक नहीं होती है, यानी क्लासिकल जहाँ सरकार के जो कंट्रोलिंग है, सरकार के जो हस्तक्षेप है, उसको अस्वीकार करता है कि सरकार की कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। किन्स कहता है कि आवश्यकता है। आय असमानता के कारण अमीर बचत ज़्यादा करते हैं और गरीबों की क्रय शक्ति कम होती है, यानी कुल मांग घटती है और मंदी और बेरोजगारी की स्थिति होती है। समाधान क्या होगा इसका? सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है ना। तो फिर बचत और निवेश को लेकर भी आलोचना की गई है, क्योंकि क्लासिकल के अनुसार बचत और निवेश दोनों को ब्याज की दर का फलन माना है, यानी ब्याज की दर के द्वारा ये निर्धारित होती है। केन्स का मत है कि बचत आय पर निर्भर करती है, निवेश पूंजी की सीमांत उत्पादकता और अपेक्षाओं पर निर्भर करती है, अतः दोनों स्वतः बराबर नहीं होते हैं। समानता आय में परिवर्तन से आती है, ब्याज दर से नहीं है। यहाँ भी आगे बड़े मज़ेदार होने वाली है कि किन्स की जो निवेश को लेकर भी, क्योंकि अपने आप ही ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि क्लासिकल मॉडल तो कहता है कि ब्याज के द्वारा इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम प्राप्त किया जा सकता है। किन के द्वारा? ब्याज की दर के द्वारा किन के मध्य? बचत और निवेश के मध्य। लेकिन केन्स कहते हैं कि बचत करने वाले अलग होते हैं, निवेश करने वाले अलग होते हैं। यहाँ निवेश है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता और भविष्य में क्या उनको रिटर्न प्राप्त होंगे उस पर निर्भर करता है। फिर मजदूरी कटौती का खंडन भी किया है, क्योंकि क्लासिकल मॉडल कहता है कि भाई बेरोजगारी हो गई, ऐसी स्थिति में आप क्या कर दो? मजदूरी को घटा दो। तो इस बात का क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? मजदूरी घटाओ, रोजगार बढ़ाओ। बड़ा अच्छा सा नारा है, मजदूरी घटाओ और रोजगार बढ़ाओ। किन्स कहते हैं मजदूरी घटेगी तो आय घटेगी, आय घटेगी तो मांग घटेगी, और मांग घटेगी तो उत्पादन और रोजगार कम होगा, इसलिए मजदूरी कटौती कोई समाधान नहीं है। और दूसरा नजरिया ये भी है कि अगर मजदूरी घटाएं तो क्या लेबर घटाने देगी क्या? तो ऐसा नहीं होगा। फिर राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है ये। केन्स का कहना है सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक निवेश करना चाहिए, रोजगार योजनाएं संचालित करनी चाहिए, इससे प्रभावी मांग बढ़ेगी। और वैसे भी हम देखें कि कुछ इस प्रकार के खर्चे होते हैं जो निजी व्यक्ति नहीं कर पाते, इसलिए सरकार का जो सार्वजनिक निवेश होता है बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए सरकार का निवेश भी जरूरी है, जिससे प्रभावी मांग है, जो इफेक्टिव डिमांड है, जिसको हम किन्स में पढ़ेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर अल्पकालीन विश्लेषण की बात करें तो किन्स का प्रसिद्ध कथन है कि भाई जहाँ क्लासिकल तो ये कहता है कि भाई दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, तो किन्स कहते हैं भाई दीर्घकाल में तो कौन रहेगा, हम तो रहेंगे नहीं, हम तो दीर्घकाल में मर जाएंगे, तो समस्या तो अभी की है, अभी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो इसलिए अल्पकालीन नीतियाँ जरूरी है, ज़्यादा दीर्घकालीन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है ना। तो ये भी एक। फिर सट्टे मांग का आप देखोगे कि क्लासिकल मुद्रा को केवल लेन देन हेतु मानते हैं, लेकिन किन्स लोग भविष्य की ब्याज दर देकर पैसा रोकते हैं, इसलिए लिक्विडिटी ट्रिप भी संभव है। वो सट्टे को भी लेकर चर्चा करते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम जो किन्स जब पढ़ेंगे ना उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि किस प्रकार से किन्स ने इन सभी बिंदुओं को लेकर आलोचनाएं की है। साथ ही साथ मुद्रा की तटस्थ नियम यानी मनी को न्यूट्रल माना है किन्होंने? क्लासिकल ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति में अगर परिवर्तन होगा तो जो रोजगार है और आपका उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके अनुसार? और क्लासिकल अनुसार केवल कीमतों को प्रभावित करेगी। किन्स कहता है मुद्रा से ब्याज दर में परिवर्तन होता है, ब्याज दर में परिवर्तन होता है, निवेश भी परिवर्तित होगा, इन्वेस्टमेंट परिवर्तित होगा तो आय में परिवर्तन होगा, और आय में परिवर्तन होगा तो रोजगार में परिवर्तन होगा, इसलिए मुद्रा का वास्तविक प्रभाव भी पड़ता है। जहाँ क्लासिकल ने मुद्रा बाजार को और आपका वस्तु बाजार को अलग अलग कर दिया है ना, रोजगार को भी अलग कर दिया, जबकि किन्स कहता है कि मुद्रा बाजार में परिवर्तन होगा तो वास्तविक स्थितियाँ हैं, जैसे आपका रोजगार है, आय है, उत्पादन है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो फिर समस्त पूर्ति वक्र क्लासिकल सिद्धांत एक ये और देख लीजिए आप, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार समस्त पूर्ति वक्र क्या दर्शाता है? अब समस्त पूर्ति वक्र की ओर चर्चा कर ले, है ना, जो कि कीमत स्तर और आय के मध्य के बीच को दर्शाता है। इसके मध्य कीमत स्तर और आय के बीच के मध्य संबंध को दर्शाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की ओर प्रवृत्ति रहती है, इसलिए उत्पादन का स्तर है वो
पूर्ण रोजगार के उत्पादन के स्तर को दर्शाता है। और ऐसी स्थिति में जो एएस वक्र है आपका, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो पूर्णतः बेरोजगार होता है और क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर के से नहीं बल्कि पूर्ति पक्ष से निर्धारित होता है। उत्पादन को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? श्रम की पूर्ति है, पूंजी स्टॉक है, तकनीकी है, कार्य अवकाश का पसंद है, इसलिए उत्पादन फलन है। ये सभी वास्तविक जो कारक है, न कि मौद्रिक कारक है, इसलिए कीमत बदलने से उत्पादन नहीं बदलता है। क्लासिकल के अनुसार जो पूर्ति वक्र है पूर्णतः अपरिवर्तित हो जाएगा और उत्पादन भी अपरिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब समस्त पूर्ति क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कीमत स्तर बदलता है, मौद्रिक मजदूरी समान अनुपात में बदलती है, वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है, रोजगार स्थिर रहता है, उत्पादन स्थिर रहता है और एएस वक्र है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा जैसा होता है ना। अब एएस वक्र के शिफ्ट को देखेंगे, केवल पूर्ति पक्ष के वास्तविक कारकों के कारण बदलता है। यानी एएस वक्र ऊपर शिफ्ट दाईं तरफ शिफ्ट हो जाए तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, पूंजी स्टॉक बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेंगे, तकनीकी प्रगति होगी, उत्पादन बढ़ेगा। और बाईं तरफ शिफ्ट होने के कारण संसाधन कम होंगे, तकनीकी गिरावट होगी, श्रम में कमी होगी। यानी क्लासिकल सिद्धांत में क्या होगा? मुद्रा केवल कीमतों को प्रभावित करती है, उत्पादन और रोजगार को नहीं करती। इसे मुद्रा की तटस्थता, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। इस प्रकार यहाँ हम ये देखिए क्लासिकल मॉडल के अनुसार जो समग्र पूर्ति वक्र है वो पूर्णतः बेलोसदार होता है क्लासिकल के अनुसार, इस प्रकार से, है ना। आप जो वर्टिकल अक्ष है उसके बिल्कुल पैरेलल होता है इस प्रकार से। तो यहाँ ये भी हमने देखा कि जो मुद्रा में परिवर्तन होने पर केवल कीमतों में परिवर्तन होता है और यानी मुद्रा को यहाँ तटस्थ माना गया, ये है। तो इन सभी बिंदुओं को हमने डायग्राम के माध्यम से भी चर्चा कर ली, समीकरण के माध्यम से भी चर्चा कर ली। यहाँ पूर्ति वक्र की भी बात आई तो कहीं कन्फ्यूजन न हो जाए कि पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोसदार की स्थिति में होता है। तो तमाम बिंदुओं को हमने चर्चा की है, डायग्राम के माध्यम से चर्चा की है, समीकरण के माध्यम से चर्चा की है। कमेंट आवश्यक रूप से दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर हम किन्स के मॉडल को भी पढ़ेंगे बड़े विस्तार से। और आप कोई और भी